मूल्यांकन अत्यंत प्राचीन काल से ही मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। परीक्षा तथा मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का आवश्यक अंग है। मूल्यांकन हर्बर्ट की पंचपदी में से एक पाठ की सीढ़ी है। तो हम प्राचीन काल से यदि हम देखते हैं तो मूल्यांकन करने की प्रक्रिया मतलब परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है वह किसी न किसी रूप में सतत चालू ही रहती है। प्राचीन काल में भी था, मध्य युग में भी था, आज भी इसका स्वरूप थोड़े बदला हुआ ही सही हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि बिना मूल्यांकन के हमारी शिक्षा का कोई भी पायदान वो परिपूर्ण नहीं होता है। इसलिए इसे मूल्यांकन की जो शिक्षा की प्रणाली है वह आवश्यक अंग है और यह हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें यह एक सीढ़ी मात्र कहलाई जाएगी। उसके पश्चात है इसका उपयोग पाठ के पढ़ाने के बाद किया जाता है। इससे प्रत्येक पाठ में विद्यार्थी को कितना समझ में आ गया है इसका पता चलता है। यानी पाठ समाप्त होने के बाद कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए कि कक्षा में पढ़ाया गया पाठ छात्रों को कितने समझ में आया, कितनी नई बातों को वे समझ सके हैं, इसके लिए यह मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? मूल्य और अंकन इन दो शब्दों के मेल से मूल्यांकन बना है। कौन कौन से शब्दों से? मूल्य और अंकन, इन दोनों के मेल से मूल्यांकन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया। यानी मूल्यांकन से अर्थ क्या लगाना है? किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के मूल्यों को आंकने मीन्स उसका परीक्षण करने से संबंधित। यह बालक की समस्त प्रगति की जांच करने के प्रयोग में आता है। यानी एक बालक की जो प्रगति है वो कहाँ तक हुई है, जो कक्षा में अध्ययन कार्य किया गया था उसे छात्र ने कहाँ तक पहुँच हासिल की, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक वो रीच हुआ है, इसलिए मूल्यांकन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसका आधार यह है कि जितना पढ़ाया गया है उस सब की जांच हो और जिसकी जांच की जा सकती है वह सब पढ़ाया गया हो। यानी हम जितना पढ़ाया है छात्रों को उन सब की जांच की जा सकती है और जिसकी जांच की जा सकती है उन सब को पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात ये थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मतलब जितना हमने पढ़ाया है उन सब भागों का, उन सब का हमें मूल्यांकन करना होगा और जिन सब की जांच की जा सकती हो, मतलब जिन सब का परीक्षण किया जाता हो, उस सभी कंटेंट को या फिर उस सभी विषयों को पढ़ाना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ जो है एडम्स ने उसको कुछ अलग प्रकार से परिभाषित किया है अर्थ बताते हुए। उनका कहना है, एडम्स का, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। उनके अनुसार क्या है? किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण, कोई एक प्रक्रिया हो या फिर किसी वस्तु के बारे में कोई एक निर्धारण करना हो, तो ये निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है वही मूल्यांकन है करके एडम्स ने कहा है। तो मूल्यांकन का अर्थ इस भाग में हम देखते हैं कि मूल्यांकन का महत्व सीखने की प्रेरणा एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन से लगाया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ हम किस प्रकार से ले सकते हैं? सीखने की प्रेरणा, मतलब छात्रों को कुछ नए नए विषयों को सीखने की प्रेरणा हमें देते हैं। वह देते समय उसमें जो परिवर्तन है या उस पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन करने चाहिए उसके प्रक्रिया से संबंधित है। क्योंकि मान लीजिए एक कक्षा में हमने एक नया पाठ पढ़ाया, उस पाठ को पढ़ाते समय छात्रों ने किन किन घटनाओं को या फिर किन किन बातों को आत्मसात किया, किन बातों को वे समझ सके हैं, उन सभी विषयों का मूल्यांकन करते समय जहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हो ऐसे विषयों को हम या तो परिवर्तन कर सकते हैं मूल्यांकन के आधार पर, या फिर उस विषय को हटाकर कोई और अधिक सरल उसी बात को समझाने लायक कोई और घटक हम उसमें नया सा प्रवेश करते हैं। यानी मूल्यांकन यह प्रक्रिया है जिसमें सीखने का जो महत्व है साथ साथ प्रेरणा या फिर पाठ्यक्रम के परिवर्तन से हम लोग देते हैं, जो कि अतीव महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मूल्यांकन में किसका महत्व होता है?
ऐसा भी हमको प्रश्न आ सकता है, या फिर कई सारे प्रश्नों को आजकल मिलान कीजिए की तरफ से दे रहे हैं। हम जो प्रश्न का स्वरूप बता रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि जैसा हमने बताया है उसी प्रकार का आए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो केवल एक प्रश्न का स्वरूप ऐसे आ सकता है करके आपको तार्किक रूप से बतानी है, लेकिन जो मिलान करने की जो पद्धतियां हैं, मैच द फॉलोइंग्स करके, ऐसा उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि नए नए प्रश्न पद्धतियों को किस प्रकार से बनाया जा रहा है, किस प्रकार से उसमें बदलाव नज़र आ रहा है, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई जारी रखनी होगी। उसके पश्चात आता है सतत समग्र मूल्यांकन। तो ये तो मूल्यांकन हमने पढ़ लिया कि मूल्यांकन जो है पाठ पढ़ाने के पश्चात किया जाता है। कक्षा कक्ष में छात्र को कौन कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बातें समझ में नहीं आई, जो न समझ में आने वाली बातें हों उसके लिए कौन से कार्यचरण किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में, या फिर जो पाठ्य सामग्री है उसकी प्रेरणा लेकर पाठ्य सामग्री को बदला जाए या फिर उसी को फिर से दोबारा पढ़ाया जाए। इन सब का कार्यचरण जो है अध्यापक करते हैं। यह जो है मूल्यांकन है, जो कि प्राचीन काल से होते हुए अब तक भी आ रहा है। उसके पश्चात जो दूसरा बिंदु आता है इस कड़ी में, वह है सतत समग्र मूल्यांकन, जिसे हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी CCE। अब जो प्रचलित मेथड है CCE मेथड के आधार पर हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उनको छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मतलब ये क्या होता है सतत समग्र मूल्यांकन? इस जो कड़ी है, मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु में कई सारे प्रश्नों को हम लोग ले सकते हैं। जैसे सतत समग्र मूल्यांकन, मैंने आप चित्रफित पर स्लाइड पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सतत समग्र मूल्यांकन ब्रैकेट में 2009 करके रखा गया है, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो कि यह 2009 क्या है। 2009 में इस पद्धति को अवलंबित किया था, इस पद्धति की शुरुआत की गई थी। इसलिए सतत समग्र मूल्यांकन 2009 या CCE 2009 करके भी इसको संबोधित करते हैं कहीं कहीं पर। इसलिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये क्या है चलिए देखते हैं। भारत भर के सभी स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई यह एक नीति है, जिसे 2009 में शुरू किया गया था। यानी भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने के लिए एक नई विधि का इन्होंने इन्वेंशन किया था, एक नई विधि को उन्होंने प्रवेश किया था। उस नई विधि का ही नाम है सतत समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यह एक नीति है। इस नीति की शुरुआत जो है 2009 में की गई थी। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यानी शिक्षा के अधिकार क्या है, शिक्षा के अधिकार को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके लिए इसकी आवश्यकता की गई थी। इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के लिए या राज्य सरकारों, परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा शुरू की गई है। मतलब इसकी जो सहभागिता है न केवल केंद्र सरकार करती है, बल्कि राज्य सरकार के शिक्षा बोर्डों एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, शिक्षा CBSE जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो उसके माध्यम से जो है ये दोनों के सुचारू रूप से, इन दोनों के माध्यम से CCE को हम देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हम बातें सिखा रहे हैं छात्रों को, उसके माध्यम से उसमें सतत उसका मूल्यांकन करते रहें, केवल परीक्षा के समय ही न करके, बल्कि सतत उसका इवैल्यूएशन जारी रहे, उसका मूल्य माप जो है हम करते रहें, और आवश्यकता अनुसार उसमें जो बदलाव हम लाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर छात्रों के बौद्धिक स्तर में हो, उस स्तर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यह CCE पैटर्न हमको बताता है। इसलिए शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शैक्षिक बोर्ड के अनुसार ये दोनों के सहकार्य से ये कार्य चलता है। इस पद्धति द्वारा 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। तो CCE मेथड या सतत समग्र मूल्यांकन किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त है या फिर किन कक्षाओं के लिए बताया जाता है? तो वह है 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के लिए।
लेकिन यदि आप बर्निंग इश्यूज़ अगर पढ़ते हैं परीक्षार्थी, तो आपको 2-3 दिन पहले के ही वर्तमान पत्र में नज़र आएगा कि उसमें 12वीं 11वीं 12वीं के कक्षाओं के लिए भी एक पैटर्न तैयार किया गया है जिसमें ग्रेडिंग पॉइंट होंगे। इसलिए ये जो सतत समग्र मूल्यांकन है, इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो कि 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के ऑफिशियली इसको हम लोग लागू करते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में, जैसे अभी हमारा राज्य उसमें शामिल हो चुका है, उनमें इंटरमीडिएट को भी यानी 11वीं 12वीं के कक्षा के छात्रों को भी जो है इसमें सीसीई पैटर्न को यानी उसका सतत समग्र मूल्यांकन करने की प्रथा शुरू कर दी गई है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दिनांक 20 सितंबर 1909 को घोषित किया कि मतलब भारत सरकार के जो एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के, इन दोनों के तत्वावधान में एक विश्वविद्यालय कमेटी बिठाई गई। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर विद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने के लिए, मूलभूत परिवर्तनों को दिखाने के लिए एक नीति को घोषणा करने की उन्होंने योजना की, और यह जो है 20 सितंबर 2009 को हुआ था। तो इसमें उन्होंने यह घोषणा की कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की कि सतत और समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को सुदृढ़ बनाया जाए और अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों में उपयोग किया जाए। मतलब सबसे पहले इसे जो है 9वीं कक्षा के लिए लगाया गया था, कक्षा 9 के लिए, और यह जो है अक्टूबर 2009 में हुआ था। तो ये कार्यचरण जो है हमेशा कक्ष के कार्य को या फिर मूल्यांकन विधि को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए, उसमें उच्च प्रगति के बदलाव लाने के लिए यह कार्य करने का निर्णय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने लिया था। और साथ साथ इसका जो दिशा निर्देशन था वह था एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इन दोनों के तत्वावधान में चलाया गया यह विशेष कार्यक्रम सतत समग्र मूल्यांकन था, जो आज के इस प्रचलित शिक्षा प्रणाली में वह उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कहीं कहीं पर इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन अंततः जो है वे निर्देश मतलब रखना है या नहीं रखना है, इससे जो फीडबैक मिल रहे हैं कक्षा के हों या फिर किसी और के माध्यम से, तो यह जो है उनके अंदर में मतलब उनके तत्वावधान में चलने के कारण इस पर संपूर्ण अधिकार उन लोगों का है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। इस नीति में आगे बताया गया था कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष यानी तत्कालीन 2009-2010 के कक्षा 9 और 10 के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली चालू की जाएगी। मतलब 2009 में जो यह प्रस्ताव रखा गया था और उस समय का जो शैक्षिक वर्ष था, एजुकेशनल ईयर जो था, उस एजुकेशनल ईयर में यानी 2009 और 2010 का जो हम एकेडमिक ईयर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, कक्षाओं के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली की जाएगी, जिनमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, D और E इस प्रकार के 8 स्केल फार्मूलाज को उसमें उन्होंने यूज़ किया था, जो कि बालक के समग्र मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें भी कुछ दोष हो सकते हैं, है भी, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इन तिथियों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अधिकतर जो है सितंबर माह के हैं और उसमें किन कक्षाओं के लिए रखा गया था, 6वीं से 10वीं, कुछ राज्यों में 11वीं 12वीं के लिए भी था। और सतत समग्र मूल्यांकन जो है उसमें कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए सबसे पहले यह लागू किया गया था, 6वीं कक्षा पर नहीं। सीबीएसई ने 6 अक्टूबर 2009 से प्रशिक्षक प्रशिक्षण फॉर्मेट में कार्यशालाओं के माध्यम से देश भर में सतत समग्र मूल्यांकन शिक्षण देना आरंभ कर दिया। देखिए, इसमें कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। सीबीएसई ने 2009 अक्टूबर 6 से प्रशिक्षक फॉर्मेट, माफ़ कीजिए, प्रशिक्षक प्रशिक्षण फॉर्मेट में कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप चलाए। कब? 6 अक्टूबर 2009 को। किसके माध्यम ने, किन के द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। हाँ, तो
उन्होंने जो है प्रशिक्षण कार्य देना शुरू किया। किसके संदर्भ में? सीसीई के संदर्भ में, सतत समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में उन्होंने नए नए विषयों को देकर नए नए बातों को उन तक समझाने का प्रयास किया था, जो कि महाविद्यालयीन छात्रों को, खासकर सबसे पहले जब इसकी शुरुआत जो है 2009 से 2010 यानी एकेडमिक ईयर जिसे कहते हैं, शैक्षिक वर्ष 2009 से 2010 के एकेडमिक ईयर में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए सबसे पहले इसका अवलंबन किया गया था। यानी सतत समग्र मूल्यांकन किन कक्षाओं में सर्वप्रथम शुरू किया गया? तो आपका उत्तर होगा कक्षा 9वीं और 10वीं, ताकि इनके द्वारा किए जा रहे कार्य को जांचना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि जब छोटी कक्षा के छात्र होते हैं उन छोटी कक्षा के छात्रों में इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल सकता है। इसलिए सबसे पहले तो प्रयोगात्मक रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको सबसे पहले 9वीं और 10वीं के कक्षाओं में लागू करने का कोशिश किया गया था। उसके साथ कार्यशालाओं के माध्यम से यह कार्य चलाया गया था, जो बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध हुआ था। तो यह सतत तथा समग्र मूल्यांकन क्या है? जैसे हमने पहले कहा, मूल्यांकन हम लोग पाठ पढ़ाने के पश्चात करते हैं। तो ये जो पाठ पढ़ाने के पश्चात हम जो मूल्यांकन करते हैं उसकी आवश्यकता क्या है? ये मूल्यांकन क्या है? क्योंकि कक्षा पढ़ाने के बाद हम लोग छोटी छोटी परीक्षाएं का आयोजन करते हैं, प्रश्नोत्तर पूछते हैं, मौखिक रूप से उनको गृह कार्य देते हैं ताकि उनका लेखन कौशल सुदृढ़ बने। ऐसा होने पर भी फिर सतत तथा समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? ये सीसीई पैटर्न क्या है? तो देखिए, सतत तथा समग्र मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से ली जाती है, जिसका विकास सभी पक्ष से शामिल है। यानी सतत तथा समग्र मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, मतलब विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास से संबंधित सभी पक्षों को हम उसमें शामिल करते हैं। मतलब जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, उन विद्यालय आधारित मूल्यों में हम यह देखते हैं कि जो बातें आप उसमें कहना चाहते हैं उसके छात्र के द्वारा उसके विकास के पक्ष को हम किस प्रकार से उजागर कर सकते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मतलब बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करते समय हमें कौन कौन से बातों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से पहलुओं को हम ध्यान देना चाहिए छात्र के, ताकि छात्र का विकास परिपूर्ण हो जाए। इसलिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो सतत समग्र मूल्यांकन कहलाता है। यानी इसमें छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से, जिसमें छात्र का विकास पक्ष शामिल होता है। बालक के विकास को किस प्रकार से नापा जाए, उसके द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणामों को देखकर, या उसके सामाजिक भावनाओं को देखकर, या फिर किसी अन्य पद्धति से, ऐसे भी जो है हम थोड़ा सा परिवर्तन करके पढ़ना चाहिए। तो सतत समग्र मूल्यांकन के अर्थ में इसमें बताया गया है कि यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। यानी यह जो निर्धारण है कि विकास प्रक्रिया के जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर हम चलते हैं, दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। एक तरफ हमें कहते हैं कि मतलब अंग्रेज़ी पढ़ो, आजकल अंग्रेज़ी का ही पूरा बोलबाला है, और हम तुरंत दूसरी बार कहते हैं कि मतलब केवल अंग्रेज़ी पढ़ने से नहीं, हमारी मातृभाषा का हमें आदर करना चाहिए, मातृभाषा को भी हमें सीखना चाहिए, वरना हम मातृभाषा को नहीं बचा पाएंगे। और ये बात सही भी है। जैसे हमने भाषा, बोली, इन सब विभागों में देखा था कि जो बोलियां हैं अब वह मिटती जा रही हैं, क्योंकि उसको बोलने वाले लोग जो है कम रह गए हैं। इसलिए सतत समग्र मूल्यांकन में भी जो है विकास की प्रक्रिया को नापने का यह एक अनूठा प्रयोग माना गया है। उसके पश्चात इस योजना में शब्द सतत का अर्थ है छात्रों की वृद्धि और विकास। मतलब सतत, कंटिन्यूअस, मतलब क्या है? छात्रों की वृद्धि और विकास। छात्रों के जैसे जैसे शारीरिक गुणों में बढ़ोतरी देखते हैं, वैसे वैसे विकास भी उसका बढ़ता ही रहता है। तो सीसीई मेथड जो है हम किन लोगों पर लागू कर सकते हैं?
6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। और तब जो है उस आयु में उनके जो विकास के पक्ष हैं, उन विकास के पक्षों को हम ज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करने पर बल देना है, जो एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण अध्यापन अधिगम क्रिया में निर्मित है और शिक्षक सत्र के पूरे विशेष में फैली हुई है। मतलब हर एक कक्ष में पढ़ाते समय जो नई नई बातें बताते हैं, वे बताते समय कक्ष में जो अध्ययन अध्यापन अधिगम क्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसमें शैक्षिक क्षेत्र के पूरे विस्तार में फैलने की बात से लेते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब केवल कुछ घरों के लिए ही उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसलिए संपूर्ण अध्ययन और अध्यापन जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो उन दोनों से निर्मित हुई है। इसलिए सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ बहुत मायने में सही उतरता है। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपयोगों का या उपायों का सदुपयोग या उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। तो इसका अर्थ है निर्धारण की नियमिति। किसी एक उदाहरण को बताकर हम जो नियम बना रहे हैं उन नियमों का जो अनियमितता है, मतलब उसमें कंटिन्यूसपन नहीं है, ऐसे यूनिट की आवृत्ति, मतलब ऐसे बातें जो है पुनः पुनः घटित न हो, या निदानात्मक उपाय, मतलब उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम किस प्रकार से सॉल्व करें, इन सभी बातों को जो है सुधारात्मक उपायों को वे जो है परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन करना, इसके साथ साथ ये भी आते हैं। परीक्षा पाठ पढ़ाने के पश्चात हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ये बात हम ले जान ली। तो उस मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, उस मूल्यांकन की प्रकृति को भी हमें ठीक ढंग से प्रेषित करना होगा छात्रों को कि मूल्यांकन कैसे किया जाना है। हमने पिछली कक्षा में देखा कि मतलब साहित्यिक परिचर्चा के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि नेल कटर्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एक अधिगम ये है, समझिए निदानात्मक सुधार में छात्र यदि कुछ औजारों को लेकर खेलता है तो उससे जो हानि पहुंचती है, उससे जो छात्रों को तकलीफ होती है, छोटे छोटे मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं या फिर दूसरे जो तीक्ष्ण ऐसे हथियार होते हैं, उन सभी को लेकर कक्ष में कभी कभार आ जाते हैं। इससे जो है छात्र की मानसिक प्रवृत्ति में थोड़े से बदलाव आ सकते हैं, या फिर किसी को काटना या मारपीट करना। तो ऐसे जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको इससे प्रवृत्त कराना, इनसे उसको दूर ले जाना, ये कब कर सकते हैं? मूल्यांकन की प्रक्रिया में। क्योंकि हम जब छात्र का निरीक्षण कर रहे होते हैं, निरीक्षण करते समय हम उसको समग्र रूप से, मतलब न केवल कक्ष में बल्कि कक्षा से बाहर होने के बाद भी हम उसका निरीक्षण करना है। तो उसमें नियमितता होनी चाहिए। जो निर्धारण करते हैं उसकी नियमितता, यानी एक छात्र को हम वहाँ छोड़ने के पश्चात, कक्ष में छोड़ने के पश्चात उसके संपूर्ण व्यवहार में कौन कौन से बदलाव हम देख रहे हैं, उसका अधिगम के अंतराल, मतलब अधिगम करने के बाद, मतलब सतत जो हम अधिगम करते हैं उसके पश्चात जो क्रियाएं करता है वह, उन क्रियाओं को हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए और उसका निदान भी करना चाहिए। छोटे छोटे टूल्स को लेकर किसी को तकलीफ पहुंचती हैं तो उन तकलीफ से भरी चीज़ों को हम उनका निदान करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए, सुधारात्मक उपायों का उपयोग करना चाहिए कि छात्र को मूल्यांकन केवल आपको इतने इतने अंक आए हैं, आप इतने कक्षाओं में पास हुए हैं, इतनी कक्षा में फेल हुए हैं, तो आप इस कक्षा में थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा अधिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, ऐसा न बताते हुए उसे हम कैसे अधिगमित कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, उन बदलाव के द्वारा आने वाले उपयोगों को हम उन्हें बताना चाहिए, उसका पुनः परीक्षण करना चाहिए और स्वयं मूल्यांकन। तो इन सभी के मतलब समग्र रूप को ही हम लोग कहते हैं कि सतत समग्र मूल्यांकन, समग्रतः उसका सभी प्रकार का शैक्षिक विषयों पर जो है हम उसका निरीक्षण करना, उसका उपचार भी करना, ये सभी जो है इस विभाग में आता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं समग्र का जो अर्थ है, सतत का देख लिया कंटिन्यूअस, अब है समग्र का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की बुद्धि या माफ़ कीजिए छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास इसमें किया जाता है। जैसे समग्र मतलब सभी पक्षों को सम्मिलित करके
किसी भी एक पक्ष को भी हम उपेक्षित न छोड़कर समग्रता से उसका हम निवारण करना, मतलब सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास जिसमें किया जाता है वह है समग्र। इसलिए सतत और समग्र का जो अर्थ है हमें इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। चूंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो तकनीक है, ये जो शब्द है मतलब समग्र, यह विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए, उनके विशेष उपयोग के लिए यह उपयोग में लाया जाता है कि ये जो अभिरुचियां हैं छात्र की, उसकी जो मनोवृत्तियां हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, एक छात्र जो है किसी चीज़ को बहुत जल्द समझ सकता होगा या फिर एक छात्र उसी चीज़ को बहुत देर से समझता होगा, मतलब एक समस्या को या फिर एक कक्षा में बताई गई बात को अधिगमित करने की या उसको लेने की जो क्षमताएं हैं, उसकी जो दक्षताएं हैं, वो क्षमताओं पर वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मतलब वो किस प्रकार के मनोवृत्ति वाला छात्र है। ऐसा करना जो है समग्र मूल्यांकन के तहत आता है। अतः ये जो शब्द है समग्र, विभिन्न साधनों के और तकनीकी के अनुप्रयोग में जो है उपयोग में लाया जाता है। उसके पश्चात आता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि कक्ष में छात्र सभी मानसिकता के होते हैं। उन मानसिकता के कारण जो है कक्ष में कभी कभार हमारा शिक्षण कार्य जो है बहुत ऊंचे ग्राफ पर चलता है, तो कभी जो है निचले ग्राफ पर चलता है। इसका कारण यह है कि जिन छात्रों को हम पढ़ाते हैं वे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, उनकी दक्षताएं अलग अलग होती हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है, शारीरिक बनावट भी अलग अलग होते हैं। इन सभी का प्रभाव जो है उसके शिक्षण अधिगम पर भी अनायास रूप से पड़ता है। अतः निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का ज्ञान अध्यापक को होना नितांत जरूरी है। वह क्या है? तो देखिए, निदानात्मक शिक्षण का अर्थ, निदान का अर्थ रोग या दोष का पता लगाना है। शिक्षा के क्षेत्र में निदान का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं को, उनके समस्याओं के मूल कारणों की खोज एवं निवारण का निर्णय करते हैं। यानी हम जो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि निदान का अर्थ रोग या दोष का पता लगाना है, डायग्नोस्टिक करना, उसका डायग्नोस करना, उसे पता लगाना कि आखिर रोग का निदान हम कैसे कर सकते हैं, उसे पहले पता करने के बाद। यही शिक्षा के क्षेत्र में निदान का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें हम शिक्षा से संबंधित समस्याओं का मूल कारण, उससे संबंधित जो मूल रीजन्स हैं, जो कारण हैं, वे क्या है, इसका खोज और निवारण करते हैं। क्योंकि कक्ष में अक्सर यह देखा जाता है कि एक छात्र जो है अपने बताए गए पाठ को बहुत सरल ढंग से कर पाता है, कभी कभार ऐसा वह नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक इन सभी प्रकार के पहलुओं का उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। इसलिए एक निदान करने के लिए, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है छात्र, इसका हमें सबसे पहले पता लगाना चाहिए। उसके पश्चात हम यह देख सकते हैं कि उसे किस प्रकार के हम कड़े हथकंडे अपनाकर जो है उसको लागू करके उस पर से उसे हम निवारण कर सकते हैं। मतलब कड़े हथकंडे मतलब उसको शिक्षा देना ऐसा नहीं, पनिशमेंट देना ऐसा नहीं, क्योंकि छात्र हमारे द्वारा बताए गए निदानात्मक या उपचारात्मक पद्धतियों का अवलंबन नहीं करते हैं। उनको खेल कूद के माध्यम से जो है खेल विधि के द्वारा, खेल कूद के माध्यम से हम उसको पढ़ाने होते हैं। इसलिए हमारे द्वारा किया गया निरीक्षण उसके लिए थोड़ा सा लाभदायक हो, इसलिए उन निदानों को, मतलब जो समस्याएं हम लोगों ने देखे हैं, उन समस्याओं का निवारण करने की हमें नितांत कोशिश करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि निदानात्मक शिक्षण क्या है, कि शिक्षण निदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में बालकों की कठिनाइयों का सुधार हेतु ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
मतलब शैक्षणिक निदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की कठिनाइयों का सुधार हेतु नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब बालकों को जो समस्याएं आ रही हैं पाठ पठन में या फिर पढ़ाई में, उन समस्याओं को ढूंढकर, उन समस्याओं को पहचान कर हमें उसके निवारण हेतु कार्यचरण करना चाहिए। मतलब ऐसी करने वाली प्रक्रिया ही जो है निदानात्मक उपचार शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण कहलाता है, क्योंकि इसमें नवीन ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए। तो बालकों की कठिनाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, हम इस पर यदि नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि बालकों के समक्ष मूलतः दो प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। क्या क्या नज़र आते हैं वे हम देख रहे हैं कि बालकों की कठिनाइयों में सबसे पहले दो प्रकार की कठिनाइयों का सामना हुआ करता है। पहला विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयाँ और दूसरा कार्य संपादन संबंधी समस्याएं। विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयाँ मतलब मान लीजिए अंग्रेजी विषय को पढ़ते समय वो जिन परिस्थिति से गुजर रहा है, मतलब विषय वस्तु से संबंधित कोई भी विषय लो, अंग्रेजी ही नहीं है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, या साइंस और भूगोल हो, सोशल हो, ऐसे कोई भी विषय को यदि आप लें तो उसका अध्ययन करते समय छात्र किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, हमें इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ कार्य संपादन संबंधी समस्याएं, दिए गए गृह कार्य को वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, या दिए गए प्रश्नों के उत्तर को वो ठीक से नहीं लिख पा रहा है, या कक्षा में उसे किसी प्रकार का भी कार्य संपादन करने में अपयश मिल रहा है। तो ऐसे कई कारणों से जो है आपकी जो कार्य संपादन संबंधी समस्याएं हैं वे हल नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि उन कठिनाइयों का समस्त रूप से हम विचार करके उसका हम प्रॉब्लम्स का उस सॉल्यूशन ढूंढ पाए। मतलब विषय से संबंधित और कार्य संपादन से संबंधित कठिनाई, ये दो प्रकार की कठिनाइयों का बालक हमेशा सामना करता है। तो बालक के सामने कौन कौन से प्रकार की या फिर कितने प्रकार की घटनाएं या कठिनाइयां होती हैं, ऐसा यदि प्रश्न पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विषय वस्तु के संबंधित कठिनाइयाँ और दूसरा है कार्य संपादन संबंधी समस्याएं। इन दोनों समस्याओं को सबसे अधिक छात्रों में देखा जाता है और यही कारण है कि इन कठिनाइयों को दूर करने के कई और भी साधन हमारे साथ उपस्थित हैं। निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है बालकों की कठिनाइयों का पता लगाना। मतलब जो बालक शिक्षण की कला में या फिर शिक्षण ग्रहण करते समय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनका सबसे पहले हम ढूंढ कर निकालना, उसका हमें निरीक्षण करना होगा कि आखिर बालक की कठिनाइयाँ क्या है। उसके पश्चात पढ़ाई संबंधी कठिनाइयों के उपचार की व्याख्या करना चाहिए। पढ़ाई संबंधी जो कठिनाइयाँ छात्र को प्राप्त हो रही हैं, उन प्राप्त हुई सूचनाओं को यदि हम देखेंगे तो उसके अनुसार उन कठिनाइयों की जो परिस्थिति है वो किस कारण उपलब्ध हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना ही हमारा निदानात्मक शिक्षण का एक मात्र उद्देश्य हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बालकों की जो कठिनाइयों का उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि छात्र अपने द्वारा दिए गए या फिर कक्षा में दिए गए सामग्री का संपूर्ण रूप से निदान नहीं कर पा रहे। हमेशा जो है कक्षा में पिछड़े बालक की तरह रहने की कोशिश भी अगर कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है बालक को किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं। तो एक सफल शिक्षक में जो है उन समस्याओं को ढूंढकर उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी जानकारी हमें कक्षा में छात्र को देनी चाहिए। यदि संभव हो या फिर उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो तो हम उनके अभिभावकों को बुलाकर इसकी चर्चा या फिर इसकी समस्या के बारे में बता देना चाहिए। उसके पश्चात निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्यों में देखिए, शिक्षण को सफल बनाना भी निदानात्मक शिक्षा के उद्देश्य है। लगभग हर शिक्षण पद्धति का, हर शिक्षा सूत्र का यह एक मात्र साधन है, यह एकमात्र विषय है कि शिक्षण को सफल बनाना।
हम बालकों को अलग अलग विषयों की शिक्षा देते हैं। उन सभी शिक्षाओं में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको सफल बनाना। हर उस विधा में, हर उस फील्ड में छात्र को हम विकास की ओर अग्रसर करते हुए देखना चाहते हैं। और इसलिए यदि आप सफल शिक्षक नहीं हैं, छात्रों की उन समस्याओं का यदि आपको पता नहीं है, यदि जानकार नहीं है आप, तो आपका शिक्षण जो है समर्थ नहीं बन सकता। और दूसरा एक उद्देश्य है विषय संबंधी निदान हेतु विषय को छात्रों की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमता के अनुसार बनाना। मतलब एक विषय से संबंधित जितने भी बातें हैं, चाहे वो छात्रों की रुचियां हो, छात्रों में प्रवृत्तियां जो जागृत हो रही हैं, या फिर उनकी क्षमताओं का विचार हो, इन सब के अनुरूप हमें एक ऐसे मतलब निदानात्मक शिक्षण का या उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए जिसके माध्यम से छात्रों का जो विकास है वह सर्वांगीण हो, जो कि संभव भी हो सकता है। शैक्षणिक निदान की विधियाँ। शैक्षणिक विधान की विधियाँ में यदि हम देखें तो उसमें सबसे पहला आएगा निरीक्षण। तो यह हुआ शैक्षणिक निदान की विधियों में सबसे पहला भाग कि हमें छात्रों का निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण से तात्पर्य है बारीकी से निरीक्षण, या फिर छात्र कक्ष में पाठ पढ़ाते समय क्या कक्षा की ओर ध्यान दे रहा है, या अध्यापक से चर्चा परिचर्चा में भाग ले रहा है, या फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, या अपने मित्र मंडली में रहते समय अपने मित्र मंडलियों को वो देखते समय किन प्रकार के पहलुओं को वो अपना रहा है। इन सारी चीज़ों को जो है हम निरीक्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसलिए शैक्षणिक निदान की विधियों में निरीक्षण विधि अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा है परीक्षण। हमने छात्र के समस्या का डायग्नोसिस भी किया, यानी निरीक्षण भी किया, पता लगाया कि मतलब छात्र को कौन कौन सी परेशानियां हैं। उन परीक्षणों को हम यथासंभव सुलझाना चाहिए ताकि उसका जो भावी जीवन है उस पर किसी प्रकार का भी प्रभाव न पड़े। इसलिए परीक्षण और निरीक्षण ये दोनों एक दूसरे के पहलू के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके पश्चात साक्षात्कार। शैक्षणिक विधान की विधियों में साक्षात्कार भी बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि साक्षात्कार में हम अपने से महान ऐसे व्यक्ति को रूबरू मिलते हैं, हूबहू वहाँ पर जाकर हम मिल सकते हैं, उनसे चर्चाएं कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक सिद्धांत की विधियों में यह बताया गया है कि पहले तो हम निरीक्षण करते हैं, उसके पश्चात परीक्षण करते हैं, फिर उसके पश्चात साक्षात्कार करते हैं। मतलब जिन महान विभूतियों को हम जानना चाहते हैं उन महान विभूतियों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करके उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या, उस प्रश्नावली को हम लोग बनाकर रखनी चाहिए। यदि संभव हो तो कहीं संगोष्ठियों में या फिर कहीं और जगह यदि मिल जाते हैं तो उनका हम इंटरव्यू लेने की कोशिश करनी चाहिए, साक्षात्कार लेने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये सभी जो है शैक्षणिक निदान की विधियों में आते हैं। चौथा है संचयी अभिलेख या संचित अभिलेख, यानी संचयी अभिलेख या संचित अभिलेख, मतलब जिसमें पहले से ही वो रखा गया है, संचय किया गया है। ऐसे भी कुछ अभिलेख होते हैं और जिनका संचित अभिलेख से भी संबंध है। ऐसे भी कुछ हम विधियां देख सकते हैं जिनमें ये अपने आप में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जब निरीक्षण कर रहे होते हैं, शैक्षणिक निदान की विधियों को हम देख रहे हैं, तो निरीक्षण करते समय सभी छात्रों को हम लोग निरीक्षण करना, उस परिधि में लाना, यह नितांत जरूरी है एक अध्यापक के लिए। क्योंकि इन सभी प्रवृत्तियों को अपनाते हुए छात्र अपने नई शिक्षण प्रगति की ओर या फिर नए शिक्षा पद्धतियों को अवलंबन करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके पश्चात है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण तो हो गया, अब उपचारात्मक शिक्षण क्या है। निदानात्मक शिक्षण में हमने पढ़ा कि किसी एक समस्या का समाधान पहले ढूंढकर कक्ष में हो या फिर अपने घर पर हो या फिर पाठशाला में ही हो, उसका जब तक निवारण नहीं करते तब तक निदान का कोई अर्थ नहीं बनता। यानी
निदान का अपना कोई महत्व नहीं है यदि उसके अनुरूप बच्चों का उपचार न किया जाए। हमने कठिनाइयों का सामना करते हुए उसमें यह पता लगाया कि बच्चे के द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से गुण या कौन कौन से बातें, क्रियाकलाप उसमें महत्वपूर्ण हैं। मतलब उन सभी चीज़ों को हम पहचान कर रखते हैं। केवल रखना ही नहीं, जब तक उसके अनुरूप बच्चों का उपचार नहीं करते हैं तब तक हमारे द्वारा किए गए निदानात्मक परीक्षणों का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है। अतः उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाता है। यानी निदान में बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है तथा उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। यानी यहाँ पर छात्रों के जो निदान है कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसके अनुरूप बच्चों का उपचार न किया जाए, क्योंकि यहाँ पर निदान के रूप में बच्चों की कई सारी कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयों को होते हुए भी यदि हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो यह एक सफल शिक्षक के काम में नहीं आ सकता है। अतः हमें चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा यदि करते हैं तो संभव होगा कि मतलब भविष्य में कई सारे उपचार हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। रोग में निदान के उपरांत उसका उपचार आवश्यक होता है। मतलब किसी भी रोगी को ले लीजिए, उसमें जो बातें होती हैं उसके संबंध में जो उपचार किए जाते हैं वे बहुत ही आवश्यक है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एक सिक्के के दो पहलू के समान है, बिना एक दूसरे के दोनों अधूरे हैं। मतलब उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है कि ये जो है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के दो पहलू हैं, जिसके बिना हम एक कोष के या माफ़ कीजिए इसके बिना एक दूसरे के दोनों को हम अधूरे मानते हैं। एक सिक्के के दो पहलू, हाँ, ये अन्योन्याश्रित, एक का निर्भर दूसरे पर है, दूसरे का निर्भर पहले पर है, पूर्व पर है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को हीन ग्रंथियों से बचाता है। उपचार करने के कारण जो है छात्र में जो न्यून गंडता उत्पन्न होती है, किसी विषय के प्रति डर, किसी विषय के प्रति थोड़ी सी अलग पद्धति का उसका व्यवहार, इन सभी प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, हीन जो ग्रंथियां हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा टंकन ये हुआ है, अंत में हीन ग्रंथियों के बदले ही जो है ह्रस्व ई दी गई है, जबकि वहाँ पर जो है मतलब दीर्घ के बदले ह्रस्व ई की मात्रा आनी चाहिए थी। तो ऐसे छोटे छोटे टंकन की सुविधाओं को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। हमें बहुत खेद है कि मतलब ऐसे टंकन सुविधाओं के कारण कभी कभी तो पूर्ण उसका अर्थ ही बदल जाता है। ऐसे में चाहिए कि मतलब टंकन सुविधाओं को हम और से और ज़्यादा जो है बेहतर से बेहतर करें। उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? हमने निदानात्मक शिक्षा क्या है, उससे संबंधित शैक्षिक बातें क्या है, इन सब की चर्चा की। तो अभी जो है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्यों को हम देखेंगे। इसमें पहला है बालकों की दूषित मनोवृत्तियों एवं आदतों को समाप्त करना। पहला है बालकों की दूषित मनोवृत्ति एवं आदतों को समाप्त करना। तो बालकों की जो दूषित मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्तियों को, उन आदतों को दूर करना, जिसकी वजह से उसका जीवन एक निर्झर सा बन जाता है, वह एक अकाल सा बन जाता है, बंजर की तरह वो बन जाता है। इसलिए जो बालक थोड़े से नटखट होते हैं या फिर समस्यात्मक जो बालक होते हैं, उनकी मनोवृत्ति को, कैसी मनोवृत्ति? दूषित मनोवृत्ति जो खराब है, ऐसे मनोवृत्तियों को और आदतों को हम पता करके, समाप्त करके उसमें एक नए जीवन संचार का उपयोग हम करें। दूसरा है प्रगतिशील आदतों को सिखाना। प्रगतिशील आदतें मतलब किसी अन्याय को देखने से उसे न सहन हो। इस प्रकार से जो है प्रगतिशील विचार हमारे देश को, हमारे परिवार को हम किस प्रकार से उच्च स्थान पर लेकर जा सकते हैं, इन सब के बारे में उसकी जानकारी या फिर उससे संबंध में वो चिंतन गहन मनन करते रहें।
बालकों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो बालक हैं उनमें कई प्रकार के शिक्षण सीखने के माध्यम हैं, लेकिन उनका जो वर्ष है मन यानी उनकी जो आयु है वह ये नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो शिक्षण के प्रति रुचि का उत्पन्न जो है, हम एक कक्ष में छात्रों को जिस एज में जो पढ़ानी है उन्हीं बातों को हम लोग पढ़ाएं, न कि दूसरे बातों को। क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा में हम देखते हैं कि मतलब छोटे बालकों के बजाय उनमें वयस्क लोगों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि प्रगतिशील आदतों के रहने के कारण हम यह देखते हैं कि मतलब बालक इस शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने लायक बन जाए, बालकों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, ताकि कोई भी बालक अशिक्षित न रहे। क्योंकि शिक्षित समाज की जो प्रवृत्तियाँ होती है वह सतत बदलती है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं या बालकों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करते हैं तो जो है हम थोड़े से दिक्कतों में रह सकते हैं। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्यों में यह नितांत जरूरी माना गया है। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो तीसरा उद्देश्य है छात्रों की मानसिक गुत्थियों का सुलझाना। मतलब छात्र जो है उनके मानसिक परेशानियां क्या है, उनकी गुत्थियां क्या है, उस सब को वो पता लगाकर उसका उपचार करना। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इन मानसिक विकारों को, मानसिक गुत्थियों को हम पता करके उसे सुलझाना चाहिए। बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। जो बालक हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन कौन से कारण हमें आगे आ रहे हैं, उन आ रहे समस्याओं को हम निवारण कर सकते हैं, वह भी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। क्योंकि निदानात्मक शिक्षण में हमने क्या किया, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो दिक्कतें हैं, उन कठिनाइयों को हमने पता लगाया, उन कठिनाइयों को किसके माध्यम से, कौन सी शिक्षा के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं, यह जो है उपचारात्मक शिक्षण के रूप में हमको देखना होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छात्रों के मानसिक गुत्थियों के कारण जो है उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। इसलिए यदि हम मानसिक विकारों को ही सबसे पहले ठीक कर दें तो अनायास रूप से दूसरे तो बीमारियां होगी ही नहीं। तो इन गुत्थियों को सुलझाने में जो है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हमें काफ़ी महत्वपूर्ण समझता है। उसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँ, रोग निदान उपचार में होता क्या है कि रोग में निदान के उपरांत उसका उपचार आवश्यक होता है। तो हमने निदानात्मक और उपचार दोनों का यदि हम बैलेंसिंग करके देखें, दोनों को अगर हम समान रूप से रखकर देखें तो उसका जो उपचार है हमें इस सिद्धांत के माध्यम से, इस शिक्षण में किया जाता है। जैसे कक्ष में किसी को पढ़ने में, तो ये उपचार कौन कौन से हो सकते हैं? वाचन संबंधी, लेखन संबंधी, चाहे वो मौन वाचन से संबंधित हो या फिर द्रुत वाचन से संबंधित हो, इन सभी को हम एक साथ यदि एक साथ उसका अध्ययन करा सकते हैं तो यह संभव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले भी कहा गया है कि बालक का जो परिवेश है, उस परिवेश के माध्यम से बालक जो है अपने समस्त गुणों को विकसित करता है। उन शैक्षिक कार्यों को अपने उस पारिवारिक या परिवेश से वह जूझते हुए भी करने की कोशिश करता है। कहीं कहीं पर ठीक से रहने या ठीक से पढ़ने के लिए व्यवस्थित जगह की जो है कमी होती है। ऐसे समय में हम उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उसे जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों का सामना किस प्रकार से वह कर रहा है, किस प्रकार से उसको कराना चाहिए, इसका हम बहुत अच्छे से संदर्भ दे सकते हैं। क्योंकि जो निदान है किन किन विषयों में हो सकता है? यदि बालक को कुछ अध्याय पढ़ने के लिए दिया जाए, यदि वो उसका ठीक से उच्चारण करते हुए पढ़ रहा है तो उसे जो है किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं है, हम ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कई मतलब छात्र होते हैं जो ठीक से न दिखाई देने के कारण, जैसे 9वीं कक्षा में हमें एक समीक्षा है तारे ज़मीन पर पाठ की, तो उस 9वीं कक्षा के माध्यम से हम देखते हैं कि मतलब कुछ छात्रों को यह हम अनायास रूप से देख भी सकते हैं, डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, मतलब उससे जूझ रहे होते हैं।
इस कारण जब हम कक्ष में छात्रों को कुछ लिखने के लिए कहते हैं या फिर श्यामपट्ट पर लिखे हुए भाग को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उसे न दिखाई देने के कारण वह उत्तर नहीं दे पाता है। कभी कभी कारणवश जो है अध्यापक के क्रोध का भाजन भी हो जाता है उसका। तो इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करके, निदान करके उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आता है। तो ये जो है लगभग मतलब पढ़ने न आना, हस्ताक्षर ठीक से न लिखने आना, इन सभी का रीज़न जो है हम देखते हैं कि उसमें बालक हीन ग्रंथियों के बातों से जूझ रहा होता है। तो उन हीन ग्रंथियों को हम किस प्रकार से सुलझ सकते हैं, उसे हम कैसे निपटा सकते हैं, यह छात्रों को बताना परम आवश्यक है। वरना होता यह है कि हम कक्ष में पाठ्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, छात्रों का जो मूल्यांकन है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। कहीं ऐसा न हो, इसलिए जो निरीक्षण करते हैं, जो निदान करने की बात सोचते हैं, इसमें अधिक बल देना चाहिए। तो ये जो उद्देश्य है, तो प्रगतिशील आदतों का ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। मतलब छात्र में जो संकुचित प्रवृत्ति की जो बातें होती हैं, उन संकुचित प्रवृत्ति की बातों को थोड़ा सा मिटाकर वह और मतलब अधिक उदार बन के प्रगतिशील विचार को उसके मन में लाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का ध्येय बनता है, उद्देश्य बनता है। क्योंकि हम केवल समस्याओं को ढूंढते ही नहीं, बल्कि उनका उपचार भी करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, उसके मतलब शीर्षक से ही पता चल रहा है कि उसका जो निर्धारण है, हम करने के पश्चात उसे कैसे दूर करते हैं, फिर से उसमें बालक में शिक्षण के प्रति कैसे हम रुचि उत्पन्न करा सकते हैं, इन सब की चर्चा जो है हम इसमें विभाग में करते हैं। तो बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी इसके माध्यम से होता है। मानसिक गुत्थियों को सुलझाना भी इसका एकमात्र उद्देश्य माना गया है। क्योंकि बालक जिन समस्याओं को बार बार दोहराता है, जिन गलतियों को बार बार दोहराता है, उन्हें वो क्यों कर रहा है, इस समस्या को हम निदान में ढूंढ लिया था। अब उस निदान को उपचार के माध्यम से उन गलतियों को हम कैसे दूर करा सकते हैं, ताकि छात्र को मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो या फिर बौद्धिक रूप से हो, किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना न पड़े। दिए गए कार्य को ठीक से करना, यह भी एक नई बात छात्रों को सामने सिखाने की बात होती है। इसलिए इसमें मानसिक गुत्थियों को सुलझाने साथ साथ व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भी यह उपचारात्मक शिक्षण काम देता है। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण की पद्धतियों में जो है अनेक विधियां मानी जाती हैं। इन विधियों में खासकर दो भागों में विभक्त किया जाता है इसको, सामूहिक उपचार और व्यक्तिगत उपचार। सामूहिक उपचार में हम देखते हैं कि बालक को जो उपचार करने हैं, वह कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए भाषा शिक्षण, कोई व्याकरण भाषांश हम पढ़ा रहे हैं कक्ष में। व्याकरण पढ़ाते समय एक एक शब्दों को न बताकर पहले संपूर्ण वाक्य को कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। कक्ष में उसे प्रस्तुत करने के बाद उस वाक्य में आए शब्दों को हम पहले छात्रों को पढ़ने के लिए कहें। इसमें दो प्रकार के निदान हम कर सकते हैं। एक, क्या छात्र ठीक से पढ़ पा रहा है, छात्र को क्या ठीक से अक्षरों को पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है, इस प्रकार के समस्याओं को हम ढूंढ सकते हैं। साथ साथ पढ़ते समय स्वराघात, बलाघात, साथ साथ जो महाप्राण अल्पप्राण होते हैं, उन पर वो ठीक से देख रहा है या नहीं, इन सभी चीज़ों को हम इन सामूहिक उपचार, मतलब कक्ष में सभी छात्रों को लेकर, एक एक छात्र को न करके सभी छात्रों का जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं, उसको हम देखना है। और दूसरा है व्यक्तिगत उपचार। मतलब कभी कभी छात्रों को सभी छात्रों के सामने बताना भी मुश्किल होता है, इससे दूसरे छात्र जो है डिसएडवांटेज लेने की संभावना है। इसलिए कभी कभार जो समस्याओं को हमने देखा है, करना चाहिए। इस तरह आज के इस भाग में हमने उपचारात्मक शिक्षण, सतत समग्र मूल्यांकन और मूल्यांकन से संबंधित जो बातें हैं वह देखी थी। आने वाली दूसरी कड़ी में हम एक नए विभाग के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।